चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। जैसे कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, आज इतना टाइम नहीं है कि हम रिकैप करें क्योंकि आज का टॉपिक बड़ा है। तो बस इतना बता देती हूँ कि कौन से 3 टॉपिक्स खत्म हो गए। सोल प्रोप्राइटर ओवर, सोल प्रोप्राइटर ओवर, इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं था। एचयूएफ ओवर, इसमें एक ही क्वेश्चन था टाइप्स, जिसमें आपने बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एचयूएफ, दयाभाग एंड मिटकाशरा। और थर्ड हमने जो ओवर किया था दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे। ठीक है जी, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, जैसे कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, ये सारे क्वेश्चन हमारे पार्टनरशिप वाले टॉपिक में थे। और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज फोर्थ टॉपिक, कंपनी। स्टार्ट कर चुके, सॉरी, क्योंकि हमने आपको बताया था कि देयर इज 3 टाइप्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड ओपीसी। तो हम बेटा जी कंपनी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और कंपनी ही कंटिन्यू करेंगे। ये हम डन, ये तीनों डन। और कंपनी के बाद बेटा जी हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो फिलहाल कंपनी कंटिन्यू करते हैं। कंपनी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने कंपनी में टाइप्स पढ़ लिए थे, हमने एक क्वेश्चन पढ़ लिया था कंपनी का दैट इज टाइप्स। कितने टाइप्स की कंपनी पढ़ाई थी मैंने आपको? एक थी प्राइवेट कंपनी, एक थी पब्लिक कंपनी, एक थी ओपीसी दैट इज 1 पर्सन कंपनी। ये तीनों कंपनीज हमने पिछली क्लास में डिस्कस करी थी। प्राइवेट कंपनी शेयर इश्यू नहीं कर सकती है, पब्लिक कंपनी शेयर इश्यू करती है, और 1 पर्सन कंपनी एक ही बंदा स्टार्ट करता है, बट वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए और उसका एक नॉमिनी होना चाहिए। चलिए आज हम शुरू करेंगे हमारे इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो आप फटाफट से हेडिंग डाल लो, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी कैसे बनती है? कंपनी का नेक्स्ट टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अच्छा जी, एक चीज और बेटा जी, जो पिछली क्लास में भी बोली थी कि जब मैंने सोल प्रोप्राइटर पढ़ाया था तो बोला था कि फॉर्मेशन इज इजी। जब मैंने पार्टनरशिप पढ़ाया तब भी बोला था कि फॉर्मेशन इज इजी। जब मैंने एचयूएफ का टॉपिक पढ़ाया तब भी सेम बात थी, फॉर्मेशन इज इजी। बट जब मैं कंपनी पढ़ाती हूँ तो ये बात तो मैंने सबसे पहले ही आपको बता दी थी कि कंपनी के केस में फॉर्मेशन इज कॉम्प्लेक्स। ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी के केस में फॉर्मेशन इज कॉम्प्लेक्स। इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हमें पढ़ने में भी 2 दिन लगेंगे, इतनी कॉम्प्लेक्स है। तो कंपनी को जब फॉर्म किया जाता है तो बेटा जी कंपनी फॉर्म होती है 4 स्टेजेस में। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ठीक है जी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी कितनी स्टेजेस में फॉर्म होती है? कोई भी कंपनी फॉर्म होती है 4 स्टेजेस में, 4 स्टेजेस में कंपनी बनती है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेज 1। सबसे पहले स्टेज 1 होती है, स्टेज 1 का नाम होता है बेटा जी प्रमोशन। स्टेज 1 का नाम होता है प्रमोशन। बहुत ध्यान से सुनते चलो, जहां डाउट आएगा इट हेल्प यू। तो स्टेज 1 का नाम होता है प्रमोशन। प्रमोशन करने का काम एक प्रमोटर को दिया जाता है। स्टेज 1 प्रमोशन, और प्रमोशन करने का जो काम है वो प्रमोटर को दिया जाता है। अब दीदी ये प्रमोटर कौन होता है? बेटा जी कंपनी में सबसे पहले एक प्रमोटर होता है। प्रमोटर कंपनी को स्टार्ट करता है। बहुत ध्यान से सुनना, प्रमोटर एक ऐसा बंदा होता है जो कंपनी को स्टार्ट करता है। अब कंपनी जो होती है वो बहुत बड़े लेवल पर होती है। बहुत ध्यान से सुनो, जो कंपनी होती है वो बहुत बड़े लेवल पर होती है। इसमें अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं और अनलिमिटेड लोगों का पैसा लगता है। डन, बहुत सारे अनलिमिटेड लोग होते हैं जिनका पैसा कंपनी में लगता है। तो जब कंपनी में अनलिमिटेड लोगों का पैसा लगता है तो हम किसी भी फ्रॉड का रिस्क नहीं ले सकते। तो इसलिए सबसे पहले एक प्रमोटर अपॉइंट किया जाता है।
और जो प्रमोटर अपॉइंट किया जाता है उसका काम होता है प्रमोशन करना। प्रमोटर क्या क्या करता है? जब सबसे पहले प्रमोटर अपॉइंट किया जाता है तो व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ प्रमोटर? प्रमोटर क्या क्या काम करता है? सबसे पहले ये प्रमोटर जो आपने अपॉइंट किया है ये आपको सारी फीजिबिलिटी स्टडी करके देगा। ये प्रमोटर आपको सारी फीजिबिलिटी स्टडी करके देगा। व्हाट डू यू मेंट बाय फीजिबिलिटी स्टडी? फीजिबिलिटी स्टडी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है इकोनॉमिकल, एक होती है हमारी टेक्निकल और फाइनेंशियल। 3 तरीके की फिजिबिलिटी स्टडी होती है। तो वो 3 तरीके की फिजिबिलिटी स्टडी करेगा। एक तो इकोनॉमिकल हो गई, एक हमारी टेक्निकल हो गई और एक हो गई फाइनेंशियल। अब तीनों स्टडीज में क्या फर्क है? देखो, जब वो इकोनॉमिकल स्टडी करेगा तो वो इस चीज की स्टडी करेगा कि जिस चीज की कंपनी आप खोलने की बारे में सोच रहे हो, जिस चीज की कंपनी आप खोलने के बारे में सोच रहे हो, उसकी डिमांड, उसके कॉम्पिटिटर, उसका टैक्स रेट, इन सब चीजों की स्टडी करी जाएगी। जैसे मान लो कि मैं कपड़ों की कंपनी खोलने का सोच रही हूँ, तो पहले बेटा जी कपड़ों पे टैक्स नहीं होता था, लेकिन जब से जीएसटी आया है अब कपड़ों पे भी टैक्स लगता है। तो ये सारी स्टडी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सोचना जरूरी होता है। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाते हो तो ये सोचना बहुत जरूरी होता है कि उसकी डिमांड क्या है, उसके क्या कॉम्पिटिटर्स है, टैक्स रेट की स्टडी, उसकी डिमांड है भी कि नहीं है। अब जरूरी नहीं है ना कि इंडिया के हर कोने में उसकी डिमांड हो। आपको पता है कि आपका जो इंडिया है बहुत वास्ट है। यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट 4 कैटेगरी में बटा हुआ है। कुछ चीजों की डिमांड नॉर्थ में है, साउथ में नहीं है। कुछ चीजों की डिमांड साउथ में है, नॉर्थ में नहीं है। तो हर एक का अपना अपना सिस्टम है। तो जब आप कोई कंपनी सेटअप करते हो तो आपको देखना पड़ता है कि इसकी डिमांड कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ मुझे ये प्रोडक्ट पहुंचाना पड़ेगा जिस चीज की मैं कंपनी खोलने की कोशिश कर रही हूँ। कौन कौन इसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स हैं। आप बताओ, कुछ गलत कह रही हूँ? अगर मैं कंपनी स्टार्ट कर रही हूँ तो क्या मुझे इन चीजों की स्टडी नहीं करनी चाहिए या सीधा बस बिजनेस शुरू कर देना चाहिए? ऐसा नहीं होता। सीधा बिजनेस शुरू नहीं होता है, पहले स्टडी करनी पड़ती है कि कौन कौन कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या टैक्स रेट है, क्या डिमांड है, सरकार ने इसके ऊपर क्या क्या कानून लगा रखे हैं। ये सारी स्टडी प्रमोटर आपको करके देता है और इसे आप कौन सी स्टडी बोलते हो? इकोनॉमिकल स्टडी। इकोनॉमिकल स्टडी के बाद हमारी दूसरी स्टडी आती है, दैट इज टेक्निकल स्टडी। टेक्निकल स्टडी में प्रमोटर क्या स्टडी करता है? कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बहुत ध्यान से मुझे सोचो, ध्यान से क्या लिखा? कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी? कि जो टेक्नोलॉजी की जरूरत आपको पड़ेगी, जिस टेक्नोलॉजी की आपको जरूरत पड़ेगी उसकी क्या कॉस्ट है और वो अवेलेबल भी है कि नहीं है। मान लो जिस टेक्नोलॉजी से आप अपना बिजनेस, अपनी कंपनी खोलने के बारे में सोच रहे हो, मान लो कि वो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है। मान लो वो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है और हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और बेटा जी इंपोर्ट करने के लिए हमें गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है, तो पहले से ही परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या करोगे? कंपनी खोलने के बाद लोगे परमिशन कि अब मैं टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करूं या ना करूं? अच्छा, मान लो आपने कंपनी खोल ली और फिर सरकार बोले जी हम तो नहीं करने दे रहे टेक्नोलॉजी इंपोर्ट, तो क्या करोगे? तो इसलिए ये सारी स्टडी सबसे पहले स्टेप में करी जाती है। मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि जब कंपनी बनती है तो सबसे पहले स्टेप पे प्रमोशन किया जाता है। प्रमोशन करने के लिए प्रमोटर अपॉइंट होता है और प्रमोटर सबसे पहले फीजिबिलिटी स्टडी करता है। सबसे पहले इकोनॉमिकल, फिर टेक्निकल, कि कितनी कॉस्ट आएगी आपकी टेक्नोलॉजी की, कहाँ अवेलेबल होगी, इंडिया में या इंडिया के बाहर, अगर इंडिया में होगी तो कहाँ अवेलेबल होगी। फिर तीसरी फाइनेंशियल स्टडी। फाइनेंशियल स्टडी मतलब अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। देखो ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हो तो पहले से ही पता होना चाहिए कि इस कंपनी को सेटअप करने में कितनी कैपिटल मिनिमम रिक्वायर्ड है, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड एंड सोर्सेस। क्या सोचा है आपने कि कैपिटल कहाँ से आएगी?
व्हाट आर दी सोर्सेज? आप ये पैसा शेयर से इंडिया में ही इशू करेंगे, या आप ये इंटरनेशनली पैसा रेज करेंगे, या आप किसी बैंक से लोन लेंगे, या आपके पास कुछ पैसा है कंपनी स्टार्ट करने के लिए, तो वट एवर विल बी द सोर्स। तो बेटा जी जब आप कंपनी जैसी बड़ी चीज के बारे में सोचते हो तो आपका जो सबसे पहला स्टेप होता है, बहुत ध्यान से सुनना, जब आप कंपनी जैसी बड़ी चीज के बारे में सोचते हो, कंपनी अपने आप में बहुत बड़ी होती है, कंपनी इज वेरी बिग। आपको क्या लगता है कि रिलायंस एक दिन में खुल गया होगा? सोचो, टाटा एक ही दिन में टाटा बन गया होगा? नहीं, बहुत मेहनत लगी होगी, बहुत एफर्ट लगे होंगे, बहुत लोगों ने पैसा लगाया होगा, बहुत नए नए प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगा होगा, बहुत बहुत मेहनत होती है एक कंपनी को कंपनी बनाने में। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे हीरो होंडा हो गया, आईटीसी हो गया, और आपका मैकडोनल्ड्स भी एक कंपनी है, मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज है, सब कंपनी है, नाइक है, एडिडास है, आप किसी भी एरिया में चले जाओ, ये जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्या ये एक ही दिन में इतने बड़े बन गए होंगे? द आंसर इज नो। तो जब कंपनी फॉर्म की जाती है तो सबसे पहले तो ये सीखो कि कंपनी 4 स्टेजेस में फॉर्म होती है। जिन्होंने क्लास लेट ज्वाइन करी है ध्यान से सुनिएगा, कंपनी कितनी स्टेजेस में फॉर्म होती है? 4 स्टेजेस में। और 4 स्टेजेस में सबसे पहली स्टेज होती है प्रमोशन। सबसे पहली स्टेज का नाम क्या होता है? प्रमोशन। प्रमोशन करने के लिए हम एक बंदा अपॉइंट करते हैं विच इज कॉल्ड एज प्रमोटर। क्या दीदी हम ये खुद नहीं कर सकते? कर सकते हैं बेटा जी, दुनिया में है, खुद कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप खुद करोगे तो आप प्रमोटर कहलाओगे, लेकिन प्रमोशन करने का काम प्रमोटर करता है। प्रमोटर क्या क्या काम करता है? सबसे पहले तो वो फिजिबिलिटी स्टडी करता है कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि मुझे कंपनी खोलनी है, ये वो फलाना ढिमकाना, तो सबसे पहले तो वो फिजिबिलिटी स्टडी करता है कि इकोनॉमिक स्टडी क्या है, टेक्निकल स्टडी क्या है और फाइनेंशियल स्टडी क्या है। क्योंकि जब आप कोई चीज नई खोलने के बारे में सोच रहे होते हो तो उसकी ये 3 स्टडीज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली तो इकोनॉमिकल कि डिमांड, कॉम्पिटिटर, टैक्स रेट एक्सेट्रा। फिर दूसरा टेक्निकल कि आपको किस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, उसकी कितनी कॉस्ट है, वो कहाँ अवेलेबल होगी, कहाँ अवेलेबल नहीं होगी। फाइनेंशियल स्टडी, कितना पैसा चाहिए, ये पैसा कहाँ से आएगा, व्हाट विल बी द सोर्स। तो ये 3 स्टडीज करना सबसे पहले बहुत जरूरी होता है, और ये तीनों स्टडी कौन करता है? प्रमोटर। जब हमें ऐसा लगता है कि ठीक है तीनों स्टडीज बढ़िया है, मजा आ रहा है, इकोनॉमिकल स्टडी भी सही है, टेक्निकल भी सही है और फाइनेंशियल भी सही है, सब हो जाएगा, उसके बाद प्रमोटर दूसरे स्टेप में आपकी कंपनी के लिए नेम अप्रूवल लाता है। चलो अब आपकी बारी। व्हाट डू यू मीन बाय नेम अप्रूवल? मेरा हो गया, अब आप बोलो, बताओ व्हाट इज कंपनी का नेम? कंपनी का नेम कैसा होना चाहिए बेटा जी? सोच समझ, इजी होना चाहिए, चलो ठीक है, इजी होना चाहिए, लेकिन रिकॉग्नाइजेबल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी नेम अप्रूवल होता है वो आरओसी देता है, आरओसी से नेम अप्रूवल लाया जाता है। हु इज आरओसी? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। इसको ना स्टोरी की तरह समझना तो आपको फटाफट से याद हो जाएगा, अगर आप इसे रटने बैठोगे तो थक जाओगे। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होता है वो नेम अप्रूवल देता है, और बेटा जी जो भी नेम आप डिसाइड करेंगे, जो भी नेम आप डिसाइड करेंगे इट मस्ट बी यूनिक। मैं ये कहना चाह रही थी कि जो भी नेम आप डिसाइड करोगे वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब कंपनी सेटअप कर रहे हो आप और ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो आपका जो भी नेम डिसाइड होगा दैट नेम शुड ऑलवेज बी यूनिक। वो नाम यूनिक होना चाहिए, किसी भी नाम की कॉपी नहीं होना चाहिए। अच्छा, कॉपी नहीं होना चाहिए, किसी से कोई लेना देना हो सकता है? टेक योर टाइम। जैसे मैंने रख दिया अंबानी एंड कंपनी, सोचो अभी तक कोई है भी नहीं, रख सकती हूँ? टाइम ले लो और फटाफट से बोलो, बताओ, रख सकती हूँ? हाँ दीदी रख सकती हूँ, चलो वेरी गुड। बोलो बोलो, आप लोग अपने अपने आंसर्स दो। रख सकती हूँ अंबानी एंड कंपनी? नो। अच्छा, अगर मैं अंबानी एंड कंपनी रखती हूँ तो क्या ये पब्लिक को कंफ्यूज करेगा? यस दी। यस, हाँ क्योंकि बेटा जी ऐसे लगेगा कि ये उन्हीं की कंपनी है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि नेम मस्ट बी यूनिक और उसका कोई भी कनेक्शन किसी के साथ नहीं होना चाहिए। द नेम शुड
neither be identical or nor closely resemble the name of any other company. तो बिल्कुल यूनिक नाम होना चाहिए, बिल्कुल यूनिक नाम होना चाहिए. मैं लाइन लिख देती हूँ आपके लिए. द नेम, जो भी नेम आप डिसाइड करेंगे, शुड नाइदर बी आइडेंटिकल, उसके जैसा तो हो ही नहीं सकता है, और नॉर रिजेंबल, किसी के साथ थोड़ा बहुत मैच भी नहीं होना चाहिए, किसी बड़ी हस्ती के साथ. नॉर रिजेंबल एनी अदर एग्जिस्टिंग कंपनी और पर्सनालिटी. कंपनीज नेम और पर्सनालिटी, किसी बड़ी पर्सनालिटी के साथ भी नाम का कोई भी रिजेम्बलेंस नहीं होना चाहिए. ये आपको एक फैक्ट बता रही हूँ. जैसे एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है MS धोनी, तो मैं धोनी एंड कंपनी भी नहीं रख सकती हूँ, मैं तेंदुलकर एंड कंपनी भी नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब लोग बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं. अनलेस और अनटिल मेरा खुद का सरनेम हो. आप मेरी बात को समझो, मेरा सरनेम नहीं है ना धोनी, ना मेरा सरनेम तेंदुलकर है, तो मेरा कंपनी का नाम रखने का क्या लॉजिक है? कुछ भी नहीं. तो लॉ कहता है कि आप ना ही तो किसी पर्सनालिटी से रिजेंबल करता हुआ नाम रखेंगे, और ना किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से रिजेंबल करता हुआ नाम रखेंगे, और सेम तो रखने का सवाल ही नहीं होता. और इसका अप्रूवल आपको कौन देगा बेटा जी? ROC. ROC का मतलब क्या समझाया? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. और कुछ पूछना चाहते हो? हम रजिस्ट्रार को 3 नाम देते हैं, बाकी आप फेयर नोट्स में से पढ़ोगे, मिल जाएगा. हम रजिस्ट्रार को 3 नाम देते हैं और उसमें से वो नाम को सेलेक्ट कर लेता है. और एक बात मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी, आई होप दोबारा बताने की जरूरत नहीं है. अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो बेटा जी नाम के लास्ट में क्या लगेगा? प्राइवेट लिमिटेड. एग्जैक्टली. तो नाम के लास्ट में क्या लगना चाहिए? प्राइवेट लिमिटेड. ये आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था. और अगर बेटा जी आप पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो लिमिटेड. एग्जैक्टली, तो नेम के लास्ट में क्या लगेगा? लिमिटेड. तो बस इन सब बातों का ध्यान रखो, दैट्स इट. और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपकी कंपनी का नाम डिसाइड कर दिया जाएगा. अब क्या समझाया कि कंपनी बनाने की सबसे पहली स्टेज होती है प्रमोशन. प्रमोशन के लिए हम प्रमोटर को अपॉइंट करते हैं, और प्रमोटर सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी करता है, इकोनॉमिकल, टेक्निकल और फाइनेंशियल. उसके बाद नेम का अप्रूवल ला के देता है. उसके बाद बेटा जी उसका तीसरा काम होता है सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना. अभी तो बाबू कहानी शुरू हुई है, तो अभी तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है जो आपको जमा करने पड़ेंगे. हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए. रजिस्ट्रार और जो हमारा वो था, उसका क्या रिलेशन है जो आपने उसका बताया था? किसका बताया था? रजिस्ट्रार ऑफ प्रमोटर. प्रमोटर और कोई क्या रिलेशन नहीं लिंक है, है? कोई लिंक नहीं है. प्रमोटर एक आदमी है और रजिस्ट्रार एक ऑफिस है जहाँ पे जाके नेम अप्रूवल लेना पड़ता है. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक सरकारी दफ्तर होता है जहाँ पे जाके आपको नेम का अप्रूवल अप्लाई करना पड़ेगा. सारा काम बेटा जी कंपनी के रजिस्ट्रेशन का सारा काम ROC के ऑफिस में ही होता है. ROC का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. अगर यहाँ पे बात करूं तो आपको ये ऑफिस भादराबाद साइड मिलेगा. तो अगर मुझे हरिद्वार में कोई कंपनी स्टेब्लिश करनी है तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मुझे ROC के ऑफिस में जाना पड़ेगा. ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक ऑफिस होता है जहाँ पे आपको नेम अप्रूवल के लिए जाना पड़ता है. तो प्रमोटर आपको नेम अप्रूवल ला के देगा, फिजिबिलिटी स्टडी करके देगा. 2 काम कर दिए उसने. तीसरा काम करेगा बेटा जी प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी बनाना अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है और आपको ROC के दफ्तर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे. अभी मैं बता नहीं रही हूँ क्या मांगे जाएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेज पे बताऊंगी. लेकिन प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि प्रमोटर हैज टू प्रिपेयर ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स. Promoter has to prepare all necessary documents. Promoter has to prepare all necessary documents required by ROC. ये ROC वर्ड तो आप याद कर लो. ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. इसी के ऑफिस में आपकी पूरी कंपनी बनेगी और यहाँ बैठे हुए लोग ही आपकी कंपनी को एस्टेब्लिश करेंगे. तो ROC तो याद कर लो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के ऑफिस में आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है,
कुछ एग्जांपल्स लिख देती हूँ, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएंगे। MOA, AOA एक्सेट्रा, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अभी आगे एक्सप्लेन करूंगी आपको पूरा अच्छे से कि MOA, AOA क्या होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम भी प्रमोटर इस स्टेज तक कर देता है। तो डॉक्यूमेंट्स बना देता है, नेम अप्रूवल ला देता है, सारी फिजिबिलिटी स्टडी कर देता है, और बेटा जी कंपनी के लिए प्रोफेशनल्स को भी अपॉइंट कर देता है। कंपनी के लिए प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया जाता है। आपको पता ही है कि कंपनी के यहाँ बहुत स्किल्ड मैनेजमेंट होता है। आपने खुद मैरिट में लिखा था कि अनलिमिटेड मैनेजरल स्किल्स, और इनके पास बहुत पैसा होता है, तो ये सारा काम अपना प्रोफेशनल से कराते हैं। तो कंपनी के लिए ये प्रोफेशनल्स को अपॉइंट कर देता है, सच एज CA, लॉयर, बैंकर एक्सेट्रा। तो जितने भी प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं, प्रोफेशनल समझते हो कि वो CA सिर्फ कंपनी के लिए ही काम करेगा, वो बैंकर सिर्फ कंपनी के लिए ही काम करेगा, टू असिस्ट एंड प्रिपेयर। प्रोफेशनल्स को वो क्यों अपॉइंट कर रहा है? क्योंकि यही प्रोफेशनल्स असिस्ट करेंगे इन प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, टू असिस्ट and to assist in preparation and submission of documents in ROC। जब आप ROC के ऑफिस में जाओगे तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करा है जिससे कि सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से बन पाए। अब क्या सिखाना चाहती हूँ कि कंपनी बनाने के लिए तैयारी खत्म हो चुकी है। अगर मैं यहाँ तक देखूं तो तैयारी हो चुकी है, काम कुछ नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर आप प्रैक्टिकली देखो, स्टेज 1 में सिर्फ कंपनी बनाने की तैयारी करी जाती है। इसे अपने दिमाग में दोबारा डाल दो। स्टेज 1 में कंपनी बनाने की सिर्फ तैयारी करी जाती है कि हाँ ठीक है, मेंटली रेडी हो गए हैं कि कंपनी बनानी है। काम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो काम शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ तैयारी खत्म हुई है। और तैयारी आपको किसने करके दी है? आप बताओगे ये तैयारी आपको किसने करके दी है? उस बंदे ने। प्रमोटर। वेरी गुड। ठीक है, हमें तैयारी किसने करके दी है? प्रमोटर। सारी तैयारी प्रमोटर ने कर दी है। प्रमोटर ने चारों काम कर दिए बेटा जी। अपना काम उसने बढ़िया कर दिया, फिजिबिलिटी स्टडी पूरी कर दी, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, फाइनेंशियल आपको बता दिया है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ कहाँ है, कंपटीशन, टैक्स रेट सब क्लियर है अब आपके दिमाग में। कौन सी टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, कितने की पड़ेगी, कहाँ अवेलेबल होगी, कितना पैसा चाहिए होगा, कहाँ से लाओगे, इन सब क्वेश्चंस का आंसर डन है। नेम का अप्रूवल आप ले चुके हो ROC से, सारे डॉक्यूमेंट्स बना चुके हो, और प्रोफेशनल्स को भी अपॉइंट कर चुके हो जो आपकी मदद करेंगे काम करने में, क्योंकि आप अकेले इतने होशियार नहीं हो कि इतनी बड़ी कंपनी सेटअप कर लो। तो आपने प्रोफेशनल्स भी अपॉइंट कर लिए, डॉक्यूमेंट्स भी बना लिए, नेम अप्रूवल भी हो गया और स्टडी भी हो गई। ये चारों काम स्टेज 1 के अंदर हो जाते हैं, और अब स्टार्ट होगी स्टेज 2। लेकिन स्टेज 1 क्या है? स्टेज 1 ये है कि हमने तैयारी सारी कर ली है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें, तैयारी सारी हो गई। अब स्टेज 2 में थोड़ा सा ग्लिम्स देके रुक जाऊंगी। स्टेज 2 में हम फाइनली इनकॉर्पोरेशन करेंगे। इनकॉर्पोरेशन मतलब अपनी कंपनी को बनाएंगे। अब हमारी तैयारी तो हो ही चुकी है, अब हम ये सारी की सारी तैयारी लेके पहुंच जाएंगे बस सुबह सुबह ROC के ऑफिस। तो हमें क्या करना है? कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना है। कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना है। इनकॉर्पोरेट कराने का मतलब होता है रजिस्टर्ड कराना। अब मुझे कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना है, मतलब मुझे कंपनी को रजिस्टर्ड कराना है। और कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए बेटा जी मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? ROC के ऑफिस। ठीक है, तैयारी हो गई है ना। पहले जैसे शादी होती है तो शादी से पहले तैयारी होती है, फिर बारात जाती है ना। अभी तक तैयारी हो रही थी, अब बारात जाएगी, और जब बारात जाएगी तो बारात कहाँ जाएगी? ROC के ऑफिस में। और ROC के ऑफिस में जब बारात जाएगी तो 2 चीजें लेके जानी है। एक तो बेटा जी डॉक्यूमेंट्स,
है ना, बड़े हम बोल रहे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक तो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, दूसरा आप बताओ, चलो मैं आपको मौका देना चाहूंगी, आप बताइए दूसरी चीज क्या है। डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, जब हम आरओसी के ऑफिस में अपनी बारात लेकर जाएंगे, बारात इन द सेंस ऑल द मेंबर्स हैव टू गो, जो कंपनी बनाना चाहते हैं, क्योंकि प्रमोटर ने तो काम अपना कर दिया है। अब जितने भी लोग कंपनी खोलना चाहते हैं, जो जो इंटरेस्टेड हैं, 10-15 लोग, अब तो धीरे धीरे इनके साथ और भी लोग जुड़ेंगे, लेकिन अभी जितने भी लोग इंटरेस्टेड है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में देयर शुड बी मिनिमम 2 और पब्लिक कंपनी में देयर शुड बी मिनिमम 7, तो जो भी लोग हैं वो अपनी बारात लेके आरओसी के ऑफिस जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, और दूसरी चीज क्या लेकर जाएंगे, जब वो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने जाएंगे स्टेज 2 पे, फटाफट से सोचो जल्दी। आरओसी इज अ प्राइवेट ऑफिस और अ गवर्नमेंट ऑफिस, चलो ये आंसर दे दो फटाफट। गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ऑफिस में बेटा जी बिना पैसों के नहीं जाते कभी भी, क्योंकि वहां पे हर चीज की क्या लगती है, लगाओ फी। फीस, एग्जैक्टली। तो आपको एक तो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, और बेटा जी साथ में बहुत सारे पैसे, क्योंकि पता नहीं कब कितने पैसे मांग ले आपसे, तो डॉक्यूमेंट्स और फीस आपको दोनों चीजें लेकर सुबह सुबह आरओसी के ऑफिस पहुंच जाना है, और अपनी कंपनी को क्या करवाना है, इनकॉर्पोरेट, क्योंकि प्रमोटर तैयारी तो सारी की सारी कर ही चुका है। अब दीदी फीस तो ले जाएंगे, ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर हमें आरओसी के ऑफिस में जाना होता है। तो बेटा जी मैं ले लेती हूँ 10 मिनट का सेशन, और फिर आप नोट कर लेना। डॉक्यूमेंट्स की जब बात आती है, तो हमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, दैट इज एमओए। ठीक है, ध्यान से सुनते चलना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। सबसे पहला डॉक्यूमेंट लेकर जाना है एमओए। एमओए जो होता है वो कंपनी का सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है। इसका मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये हर कंपनी का सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है। मैं भी आपको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट पढ़ाऊंगी, एमओए। एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बेटा जी अगर मैं इसके बारे में कुछ बातें आपको बताऊं, तो सबसे पहली बात, ये कंपनी का सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है, सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है, ये हर कंपनी का सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है। दूसरी बात, ये बेटा जी आउटसाइडर्स के लिए बनता है, तो ये रिलेशन बनाता है बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर्स। इसको पढ़ने वाले लोग आउटसाइडर्स हैं, जो कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं वो कंपनी का एमओए उठा के पढ़ लें। अगर आप रिलायंस के बारे में जानना चाहते हो कि रिलायंस कौन से ईयर में बना था, कितने लोगों ने मिलकर बनाया था, कौन रिलायंस का प्रमोटर था, रिलायंस का पहला हेड ऑफिस कहाँ था, रिलायंस किन किन चीजों में डील करता है, अंबानी ने कितना कैपिटल लगा रखा है, तो आप रिलायंस का एमओए उठाओ और पढ़ लो। एमओए गूगल पे अवेलेबल होता है। तो बेटा जी ये जो है वो किसके लिए बना है, आउटसाइडर्स के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि कंपनी जो होती है इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, कोई भी उसको देख सकता है, तो कोई भी कंपनी के बारे में जान सकता है, कंपनी के बारे में कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता है। जबकि अंबानी तो मीडिया के आगे अपनी बैलेंस शीट प्रेजेंट करता है, पूरी मीडिया के आगे, क्योंकि वो कुछ छुपा ही नहीं सकता, क्योंकि जब उसके अनलिमिटेड मेंबर्स है, कोई भी कंपनी में पैसा लगा सकता है, तो आप पब्लिक से कुछ कैसे छुपाओगे, तो इसलिए कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता। तो एमओए जो होता है वो किसके लिए बनाया जाता है, आउटसाइडर्स के लिए, और इसको बनाना कंपलसरी है, कंपलसरी बनाना पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और जब मैं बोलती हूँ कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब इसका कोई जुगाड़ नहीं है, आपको ये बनाना ही पड़ेगा। तो ये कंपनी का सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है। जब आप आरओसी के ऑफिस में घुसोगे ना बेटा जी, तो वो घुसते ही आपको ये कहेंगे लाओ एमओए दिखाओ, तो सबसे पहले वो आपसे एमओए ही मांगेंगे। तो एमओए कंपनी का सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है। अब दीदी ऐसा क्या होता है इसमें, ऐसा क्या लिखा होता है, तो लास्ट बात बहुत ध्यान से सुनना है, इसके अंदर 6 क्लॉजेस होते हैं। मैंने बहुत सारा बोल दिया ना, ऐसा ना हो आप कंफ्यूज हो गए हो, तो इसके बाद मैं रिकैप दूंगी। एमओए के अंदर 6 क्लॉजेस होते हैं। सबसे पहला क्लॉज होता है नेम क्लॉज। एमओए के अंदर 6 क्लॉजेस होते हैं।
6 क्लॉजेस में से सबसे पहला क्लॉज होता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज, अब नेम क्लॉज के अंदर क्या लिखा जाता है? नेम क्लॉज कंटेन करता है अप्रूव्ड नेम ऑफ द कंपनी, अप्रूव्ड नेम ऑफ कंपनी। और अप्रूव्ड नेम ऑफ कंपनी को अप्रूव किसने किया होगा? आरओसी ने। तो सबसे पहले नेम क्लॉज होता है, इसमें ना कंपनी का पूरा नाम होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि आप बोलते हो रिलायंस है, आप तो रिलायंस ही बोलते हो, लेकिन रिलायंस का काफी बड़ा सा नाम है, तो वो पूरा उसमें लिखा जाता है। जैसे आप बोलते हो आईटीसी, क्लासमेट की कॉपी यूज करते हो, क्लासमेट की कॉपी आईटीसी की है, तो हमें तो पता है आईटीसी, आईटीसी हर जगह आईटीसी लिखा होता है, बट इट इज इंडियन टबैको कंपनी लिमिटेड। तो जब आप नेम क्लॉज में जाओगे तो आपको कंपनी का पूरा नाम मिलेगा, तो आप नेम क्लॉज में जाके कंपनी का पूरा नाम देख सकते हैं। एमओए में सबसे पहले नेम क्लॉज ही होता है। दूसरा क्लॉज होता है बेटा जी रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या होता है? दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड, कि कंपनी का स्टेट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज मेंशन्ड, स्टेट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज मेंशन्ड, ऑफ कंपनी इज मेंशन। अभी सुनने पे ध्यान देना है, 6 बातें, फिर आप लिखते रहिएगा। इज मेंशन मतलब कंपनी अपना हेड ऑफिस बनाती है, आप सबको पता है हर कंपनी का हेड ऑफिस होता है। तो हेड ऑफिस, जैसे रिलायंस का हेड ऑफिस बेटा जी मुंबई में है, तो स्टेट आ जाएगी महाराष्ट्र। तो आपको रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में उस स्टेट का नाम लिखना होता है जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। फिर तीसरा क्लॉज आता है लायबिलिटी क्लॉज। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कंपनी के केस में लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। तो आपको बस यहाँ पे मेंशन करना है वर्ड लिमिटेड, मेंशन करना है, नहीं तो अनलिमिटेड हो जाएगी। तो आपको लायबिलिटी क्लॉज के अंदर मेंशन करना है कि लिमिटेड लायबिलिटी है। वैसे तो लिमिटेड ही होती है, बट आपको लायबिलिटी क्लॉज में मेंशन करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी क्लॉज के अंदर लिख दिया जाएगा कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। फिर नेक्स्ट आएगा बेटा जी कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज के अंदर लिखी जाएगी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कि जब कंपनी शेयर इश्यू करेगी तो कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है कंपनी की, कितने रुपए के शेयर्स कंपनी इश्यू कर सकती है, वो कहाँ पे लिखा जाता है? कैपिटल क्लॉज में। और लास्ट आता है एसोसिएशन क्लॉज, सेकेंड लास्ट एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज के अंदर एमओए के सिग्नेटरीज फाइनल होते हैं। द सिग्नेटरीज ऑफ एमओए देयर इंटेंशन टू बी एसोसिएटेड विद द कंपनी। तो सिग्नेटरीज, यू नो व्हाट इज सिग्नेटरीज, जो एमओए पे क्या करेंगे? साइन। उनका कंसेंट चाहिए। कंसेंट मतलब कि वो अपनी मर्जी से सिग्नेटरीज बने हैं, उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। और लास्ट क्लॉज आता है बेटा जी ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर कंपनी के 2 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, एक तो मेन ऑब्जेक्टिव और एक अदर ऑब्जेक्टिव। अब बहुत ध्यान से सुनना, क्या बात है, इसका मतलब क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी क्या क्या काम करेगी, जो भी कंपनी काम करेगी वो सब उसको मेन क्लॉज में लिखना पड़ेगा। जैसे कि रिलायंस का मेन क्लॉज है स्टील, आयरन, बट वो और भी बिजनेसेस करते हैं, तो वो सब अदर क्लॉज में आ जाता है। क्लोथ भी कर रहे हैं, फुटवेयर भी कर रहे हैं, जियो भी कर रहे हैं, पेट्रोल भी कर रहे हैं। क्या समझ आया? ये जितने भी आपके बिजनेसेस होते हैं, आपको बेटा जी ये अदर क्लॉज में मेंशन करने पड़ते हैं। अब एक आपसे सवाल पूछती हूँ, अगर मान लो आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में अपना कोई बिजनेस छुपाया, तो वो इलीगल है, फ्रॉड माना जाएगा। अब दीदी बिजनेस तो बाद में भी बढ़ा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, एमओए में चेंज करा लेना, मैंने मना थोड़ी करा। लेकिन जिन जिन चीजों में आप डील करते हो वो सारी चीजें आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन होनी चाहिए। तो जब हम एमओए की बात करते हैं तो वी हैव नेम क्लॉज जिसमें कंपनी का नाम है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जिसमें वो वाली स्टेट है जहाँ पे कंपनी का हेड ऑफिस है, लायबिलिटी क्लॉज में लिमिटेड लिखा हुआ है, कैपिटल ऑथराइज वाली,
एसोसिएशन क्लॉज में उन सब लोगों के साइन जो एमओए के आरओसी के ऑफिस में गए हैं, और अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव है तो वो आप ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर शो करेंगे, कोई भी फैक्ट हिडन नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको फटाफट से एक रिकैप देती हूँ, आप ध्यान से सुनना मेरी बातों को, फिर नोट कर लेना जिसका जो नोट होना है। हमारा टॉपिक क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। बहुत ध्यान से, हमारा टॉपिक क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी की फॉर्मेशन कितनी स्टेजेस में होती है? 4। सबसे पहली स्टेज क्या होती है? प्रमोशन। प्रमोशन के लिए कौन अपॉइंट होता है? प्रमोटर। क्लियर यहाँ तक? प्रमोशन के लिए कौन अपॉइंट होता है? प्रमोटर। प्रमोटर कितने काम करता है? 4। सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी करता है, इकोनॉमिकल, टेक्निकल और फाइनेंशियल। फिर आरओसी से आपको नेम का अप्रूवल लाके देता है, फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है और प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करता है। फिर दूसरी स्टेज का नाम होता है इनकॉर्पोरेशन, जिसमें हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए आरओसी के ऑफिस में जाते हैं। और आरओसी के ऑफिस में जब हम जाते हैं बेटा जी, तो हम डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाते हैं और फीस भी लेकर जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा सा टॉपिक लेंथी है, आई कैन अंडरस्टैंड, तो आपको बिल्कुल क्लियर होके सुनना है। डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाते हैं और फीस भी लेकर जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं? लेकर तो बेटा जी बहुत सारे जाते हैं, पर फिलहाल मैंने आपको सिर्फ एक ही पढ़ाया है, दैट इज एमओए। तो हम सबसे पहला डॉक्यूमेंट कौन सा लेकर जाते हैं? एमओए। व्हाट इज एमओए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट होता है। इसको देखने वाले लोग आउटसाइडर्स होते हैं। ये बनाना कंपलसरी होता है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और इसके अंदर 6 क्लॉजेस लिखे जाते हैं। 6 क्लॉजेस मतलब नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज एंड ऑब्जेक्ट क्लॉज। नेम क्लॉज में आप कंपनी का अप्रूव्ड नाम लिखेंगे पूरा, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में वो वाली स्टेट जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा कंपनी का। लायबिलिटी क्लॉज में आप लिखेंगे लिमिटेड वर्ड, क्योंकि आपकी कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कैपिटल क्लॉज में आप कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल मेंशन करेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब कि कंपनी में टोटल कितना पैसा लगा है। एसोसिएशन क्लॉज में एमओए के सिग्नेटरीज का कंसेंट चाहिए होगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज में दो कैटेगरी होगी, मेन ऑब्जेक्ट और अदर ऑब्जेक्ट, कि आप मेन क्या क्या काम करते हो और अदर क्या क्या काम करते हो। तो आप इस टाइप से एमओए पूरा तैयार करेंगे। अभी पहले आप बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है तो? फिर मेरी 2 बातें और बची हैं आज की, आप बताइए। हाँ जी दी, बोलिए। वो कंपल्सरी नो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है? कि आपको बनाना ही पड़ेगा, उसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि जो मैं अगला डॉक्यूमेंट बताऊंगी ना बेटा जी, उसका सब्स्टिट्यूट है, वो आप ना भी बनाओ तो चलेगा। तो इसलिए एमओए बनाना कंपलसरी है, इसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब आप सोचो कि अगर मैं एमओए ना बनाऊं तो क्या हो सकता है? द आंसर इज कुछ नहीं हो सकता है, आपको एमओए बनाना ही पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं। क्लियर है हर्षिता? हाँ जी दीदी। चलिए और बताइएगा, आगे बढ़े फिर। चलो इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट आता है कुछ, अब तो छोटी छोटी बातें हैं, मेन बात तो आप समझ गए। तो सबसे मेन डॉक्यूमेंट आपने पढ़ लिया, दैट इज एमओए। अगर मैं इसे छोड़ दूंगी ना तो नेक्स्ट क्लास में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं खत्म कर देती हूँ उसको। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है एओए। एमओए के बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है एओए। अब नाउ व्हाट इज एओए? एओए का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब देखो इसको ना मैं एमओए से उल्टा करती हूँ। आपको पीछे एमओए पढ़ा आपने, एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल एओए इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहली बात, ये कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि कॉमन सी बात है जब मेन वो है तो ये कंपनी का सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है। सब्सिडरी डॉक्यूमेंट मतलब ये नंबर 2 पे आता है, क्योंकि नंबर 1 पे तो एमओए आता है, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। और दूसरी बात, ये रिलेशन बनाता है बिटवीन कंपनी एंड इनसाइडर्स। अब आई सबसे मेन बात, अगर आपको समझ में आई हो, कि इसको बाहर वाले नहीं देखेंगे, इसको सिर्फ अंदर वाले लोग देखेंगे, मतलब कि इनसाइडर्स देखेंगे, यानी कि मैनेजमेंट। सिर्फ मैनेजमेंट के लिए है ये, बाहर वाले लोग एओए नहीं देखते। आप रिलायंस का एओए नहीं देख सकते हो, रिलायंस का एओए वही देख सकते हैं जो रिलायंस के अंदर के लोग हैं। क्योंकि बेटा जी
इसके अंदर क्या आता है, जैसे उसके अंदर 6 क्लॉजेस आते हैं ना, इसके अंदर कोई क्लॉजेस का झंझट नहीं है, इसके अंदर आते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब आप एक बात बताओ, आप तो बाहर वाले हो, तो आप पे थोड़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं, तो जब आप पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू नहीं होते तो देख के क्या करोगे? तो इसलिए ये कंपनी के इनसाइडर के लोग देखते हैं जो कंपनी के अंदर हैं। और मैंने वहां पे क्यों बोला था कि ये कंपलसरी है, अभी जो हर्षिता ने पूछा, क्योंकि यहाँ पे मैं बोलूंगी कि ये ऑप्शनल है, बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं बनाना चाहो तो बेटा जी आप फॉलो कर सकते हो टेबल F ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब क्या, कंपनीज एक्ट 2013 जब बना तो एक रेडीमेड रूल्स बने हुए हैं। रेडीमेड समझते हो, जो चीज ऑलरेडी तैयार है। तो अगर आप अपना एओए बनाना चाहते हैं बनाइए, नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इतना लिख दीजिए कि टेबल F के रूल्स एंड रेगुलेशंस का हम पालन करेंगे, धन्यवाद, दैट्स इट। तो इट्स योर चॉइस। अगर आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, वेरी गुड। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो टेबल F के अंदर एक रेडीमेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, आप डायरेक्टली उसका पालन कर सकते हैं। आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो जब आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओगे ही नहीं तो आपका एक काम तो कम हो जाएगा, आपको एओए बनाना ही नहीं पड़ेगा, उसकी जगह आप क्या फॉलो कर लोगे? टेबल F। इसलिए मैंने एमओए में लिखा था कि एमओए बनाना कंपलसरी होता है और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट एओए का सब्स्टिट्यूट है कि आप टेबल F ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो कर सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर। तो एक डॉक्यूमेंट आपको बाहर वालों के लिए बनाना है और एक डॉक्यूमेंट आपको अंदर वालों के लिए बनाना है, और दोनों डॉक्यूमेंट्स आरओसी के दफ्तर में सबमिट करने हैं। दो बातें। तीसरी बात, और बेटा जी मुझे क्या बनाना है? अब मेरी छोटी छोटी सी बातें बची, छोटी छोटी सी। एक, मुझे डायरेक्टर्स का कंसेंट चाहिए। ये बात हमारी पहले भी हुई थी कि डायरेक्टर्स कौन होते हैं। डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं बेटा जी जो कंपनी को चलाएंगे, तो मुझे उनका कंसेंट चाहिए। कंसेंट का मतलब होता है कि एमओए और एओए के में मुझे रिटर्न कंसेंट चाहिए डायरेक्टर्स का, written consents of director that they agree to act and undertake responsibility of director। मतलब कल को वो ये ना बोले ना कि हमें जबरदस्ती बना दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बाय एंड पे। बस ठीक है, इतना ही बहुत है आपके लिए, इतना ही बहुत है, बस इतना ही बहुत है। मुझे डायरेक्टर्स का ना बेटा जी एक रिटर्न कंसेंट जमा करना पड़ेगा कि ये लोग अपनी मर्जी से डायरेक्टर्स बने हैं, कि कल को वो ये ना बोलेगी अरे मैं कंपनी नहीं संभाल रहा, मुझे तो ऐसी जबरदस्ती फंसा दिया। क्योंकि देखो, अगर कंपनी कल को कोई फ्रॉड करती है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर कंपनी कल को कहीं भाग जाती है या कोई फ्रॉड करती है तो सबसे पहले कोर्ट वाले किसकी गर्दन को पकड़ेंगे? डायरेक्टर्स की, क्योंकि यही कंपनी चला रहे थे। तो हमें डायरेक्टर्स का कंसेंट लेटर जमा करना पड़ता है कि भैया ये अपनी मर्जी से बने, हमने इन्हें जबरदस्ती नहीं बनाया। तो सबसे पहले डायरेक्टर्स का कंसेंट लेटर जमा किया जाता है, एमओए जमा किया जाता है, एओए जमा किया जाता है, कंसेंट लेटर जमा किया जाता है। अगर कंपनी ने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया है, एनी एग्रीमेंट होता है ना, आप सबको पता है, कभी कभी कंपनी कोई एग्रीमेंट करती है विद एनी इंडिविजुअल, किसी के साथ भी, जैसे मान लो किसी सीईओ के साथ या एमडी के साथ एक्सेट्रा, या डायरेक्टर्स के साथ ही अगर कुछ भी एग्रीमेंट हुआ है आपस में, तो वो एग्रीमेंट भी आपको आरओसी के दफ्तर में जमा करना पड़ता है। और बेटा जी लास्ट चीज जो आपको जमा करनी पड़ती है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। बस ये इतना आपको आज सुनना है, थक गए होगे आप। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन भी आपको जमा करना पड़ता है। व्हाट इज स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन? कि आपको स्टैम्प पेपर पे ये लिख के देना है, बस ये लिख के देना है और कुछ नहीं करना, बस लिख के देना है। क्या लिख के देना है? ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज आर फुलफिल्ड। इतना काम करा लिया है ना,
अब बस ये लिख के दे दो कि भाई जो जो मांगा था मैंने जमा कर दिया, अब मेरे को परेशान मत करना। तो ये स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन आप दे देंगे। डिक्लेरेशन मतलब कि आप डिक्लेयर कर रहे हो कि मैंने अपनी तरफ से सारी लीगल फॉर्मेलिटीज अच्छे से फुलफिल कर दी हैं। आप ये डिक्लेरेशन स्टैम्प पेपर पे दे दीजिए, चाहे कितने के भी स्टैम्प पेपर पे दो, बस दे दो। स्टैम्प पेपर पे ये भी डिक्लेरेशन दे दो आरओसी को। और लास्ट चीज तो आपको पता ही है, माया धन वो तो जाना ही है, वो तो पहले बता दिया। फीस, जो भी आपकी फीस है वो भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। डन। तो दो बातें हो गई, एक तो स्टेज 1 में प्रमोशन हो गया और स्टेज 2 में इनकॉर्पोरेशन हो गया। और इनकॉर्पोरेशन के लिए जब हम आरओसी के ऑफिस में गए तो हमने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करे और फीस भी सबमिट करी। डॉक्यूमेंट्स में हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करे, वैसे तो मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा रिकैप दूंगी, अभी थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। एक एमओए सबमिट किया, एक एओए सबमिट किया, एक डायरेक्टर्स का कंसेंट, कंपनी का किसी के साथ अगर कोई एग्रीमेंट हो रखा है, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन और फीस। और बेटा जी आरओसी वाला कॉमन सी बात है, कोई एजेड आदमी होगा वही बैठते हैं ऐसे दफ्तरों में। जब आरओसी वाले सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेंगे तो आपके मजे आ जाएंगे। जब वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेंगे, उन्हें लगेगा हाँ सब बढ़िया है, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद आरओसी वाला आपको इशू करेगा, जिसके लिए आप इतने धक्के खा रहे हो, आरओसी वाला आपको इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ध्यान रखना, आरओसी वाला आपको क्या इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी और आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी। लेकिन उसके लिए बेटा जी वो थोड़ा सा टाइम लेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले वेरीफाई करेगा और फिर आपकी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको दे देगा, जिसे आप हमेशा अपनी सीट के पीछे लगाएंगे। देखा है आपने, हर कंपनी का जो एमडी का ऑफिस होता है उसमें लगा होता है ना वो सर्टिफिकेट सा फ्रेम होके, वो लगाना भी कंपलसरी होता है, यानी कि आपने अंदर ड्रॉअर में रख लिया तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको हमेशा शो करना होता है। इसकी आपको फोटो वोटो स्कैन वैन करके अपनी वेबसाइट पे भी डालनी पड़ती है कि भाई हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आरओसी आपको दे देगा। तो दो काम हमने कर दिए। और लग ऐसा रहा है कि दीदी कंपनी तो बन गई, आप तो कह रहे थे 4 स्टेजेस में बनती है, तो अभी 2 स्टेजेस और पढ़ाऊंगी, लेकिन 4 स्टेजेस में से 2 स्टेजेस हमने पढ़ ली। एक तो प्रमोटर ने अपना सारा काम करा और हमने आरओसी के ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट्स और फीस को सबमिट कर दिया। नेक्स्ट क्लास में 2 स्टेप्स और पढ़ेंगे और इसका रिकैप करेंगे। अब आप बताइए जो भी डाउट्स है। दी हाँ जी बोलिए। दी जैसे वो जो एग्रीमेंट्स करती है